से ये पूछेगा कि रोग संचरण, रोग फैलने के तरीकों का वर्णन करें कि रोग कैसे कैसे किन किन तरीकों से फैल सकता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना है, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला प्रश्न आपसे कम्युनिटी में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में यह बायो साइंस के जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है उस वहाँ भी जो है आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि माइक्रोबायोलॉजी में भी आएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसलिए ध्यान से समझिएगा, हिंदी इंग्लिश सब में है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, रोग फैलाने वाले जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग शुरू करते हैं। देखिए, जो भी रोग फैलाने वाला जीवाणु होता है ना, तो वह कैसे फैलता है, शरीर में प्रवेश करता है, उसका कोई भी अंश शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वह जो है अपने जैसे बहुगुण मतलब बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीवों का वृद्धि करता है शरीर में, और वह जो है धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा संक्रमण शरीर में हो जाता है तो वह अपना लक्षण दिखाने लगता है। ठीक है, अब इससे होता यह है कि हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है और जो सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने वाला है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी रक्षा प्रणाली जिसे कहते हैं उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। हमारा शरीर का इम्यूनिटी कहता है कि हम बड़ा, तो जो रोग उत्पन्न करने वाला जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है वह कहता है कि हम बड़ा। इस दोनों में काफ़ी जो है युद्ध शुरू हो जाता है। अब इसी बीच में जीवाणु समाप्त न होता है तो मनुष्य का रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, यह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, छीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस स्थिति में शरीर में संक्रमण फैल जाता है। अगर हमारा शरीर का इम्यूनिटी जीत जाता है तो वह जो है संक्रमण नहीं होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फैलने का तरीका, फैलने मतलब रोग कैसे फैल जाएगा। तो जो व्यक्ति है रोग फैलने का जो है मनुष्य में शरीर में जीवाणु प्रवेश करने वाला, देखिए रोग फैलने के सबसे मुख्य कारण होता है संक्रमण, कि शरीर में कोई ऐसा सूक्ष्म जीव या जीवाणु प्रवेश करता है जो रोग उत्पन्न करने का क्षमता रखता है। ठीक है, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने जैसे बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीवों का वृद्धि करने लगता है, और वृद्धि करके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी तंत्र से वह लड़ाई शुरू कर देता है। इस स्थिति में अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो वहाँ पे हमारा इम्यूनिटी क्या होगा, जवाब दे देगा और उस पर धावा बोल देगा, कौन, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने वाला है। तो जैसे ही हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, हार जाएगा, वहाँ पर छीन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारा रोग संक्रमण से हम ग्रसित हो जाएंगे, हम संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम संक्रमित होना कहते हैं। ये जो रोग फैलने का जो तरीका होता है, किसी भी व्यक्ति में संक्रमण फैलने का जो तरीका होता है मुख्यतः दो तरीका से ही फैलता है। मेनली दो ही तरीका के रास्ते से फैलता है। ठीक है, अब इसमें जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बड़ा क्वेश्चन है दो ही तरीका लेकिन है बड़ा क्वेश्चन। कैसे, देखिए मुख्यतः यह दो तरीके से फैलता है जो व्यक्ति में संक्रमण होता है। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक प्रत्यक्ष संक्रमण होता है, मतलब एक डायरेक्ट संचरण होता है, और एक आपका इनडायरेक्ट संचरण, एक इनडायरेक्ट संक्रमण होता है जो अप्रत्यक्ष ढंग से फैलता है। मतलब प्रत्यक्ष संक्रमण वह संक्रमण होता है जो शरीर में डायरेक्ट अटैक करता है, वहाँ पे तीसरा कोई मीडिएटर नहीं होता है। डायरेक्ट मरीज के शरीर में, मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है और रोग उत्पन्न कर देता है, तो वह डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में होगा कि किसी न किसी माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा, तो वह इनडायरेक्ट होगा। जैसे हवा से, जैसे सूक्ष्म जीव कोई संक्रमित व्यक्ति है, वह हवा में वायुमंडल में छींकता है, खांसता है, सब छींकता खांसता है। अब उसके नज़दीक में जो छींका है, उसके नज़दीक में आप है, तो उसके आसपास के तो आप ही ना श्वास के द्वारा लेंगे, तो आप हवा श्वास के रूप में लेंगे, तो वह छींका रहेगा, तो उसका जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है वायुमंडल के थ्रू, तो उससे जो रोग उत्पन्न होगा वह इनडायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति तो वायुमंडल में छींका है या खांसा है, लेकिन आप वायुमंडल से ले रहे हैं, मतलब कोई ना कोई वायुमंडल एक तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है, तभी जाके इनडायरेक्ट रूप से फैलता है। ठीक है, चलिए अब समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीका से समझ गए। अब देखिए डायरेक्ट संक्रमण क्या होता है। जब रोग का संक्रमण बिना किसी मध्यस्थ मतलब माध्यम के संवेदनशील परपोषी को सीधे होता है तो उसे जो है प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। प्रत्यक्ष संचरण निम्न तरीके द्वारा हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट संक्रमण बिना किसी माध्यम के जो है फैलता है और यह व्यक्ति को डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट व्यक्ति पर हमला करता है और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, तो वह डायरेक्ट होता है, मतलब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए
अब प्रत्यक्ष संक्रमण निम्नलिखित तरीके से व्यक्ति में डायरेक्टली जो है होता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे रोग फैलने का डायरेक्टली जो तरीका है व्यक्ति में अलग अलग है। पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस वाला है, कुष्ठ रोग है, ठीक है ना, सिफिलिस है, एड्स है, तो ये सब जो है आप ये सब के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। ये सब से आप जैसे रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, या चुंबन जिसको किस बोलते हैं, ये करते हैं, तो ये सब डायरेक्ट आप उसके संपर्क में जा रहे हैं। और संपर्क में जाने से जो रोग एक से दूसरे में फैलता है तो वह डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से हो जाता है। तो पहला प्रत्यक्ष में क्या होगा कि डायरेक्ट संपर्क में आने से, जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाता है कोई तो डायरेक्ट संपर्क में ही आके न बनाता है, दूर से बनाता है नहीं। उसी प्रकार से किसी को सिफिलिस हुआ है, यह भी एक यौन रोग ही है, तो सिफिलिस अगर किसी को हुआ है और उससे अगर कोई संपर्क में आएगा तो यह हो जाएगा। कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, इसके भी ये सब के सब क्या है आपका, ज़्यादातर जो भी संक्रमण रोग सेक्सुअल वाला है सब के सब डायरेक्टरी रूप से ज़्यादा फैलता है, समझ गए। चलिए, दूसरा है ड्रॉपलेट संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण का मतलब है कि जैसे देखिए, अब जो ड्रॉपलेट संक्रमण है ना, तो ड्रॉपलेट संक्रमण अपने आप में यह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, समझ गए। ड्रॉपलेट संक्रमण आपके बिंदु संक्रामक यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से होता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति है और वह आपके मुंह के सामने छींक दिया, खांस दिया, और वह जो खांसा है या छींका है वह टीबी वाला या कोई श्वसन रोग वाला है, तो छींकने और खांसने से उसके मुंह से जो छींटा निकलता है वह छींटा में कीटाणु होता है जो उसके रोग उत्पन्न कर सकता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने छींका या खांसा तो डायरेक्ट आप उसको श्वास के जरिए अंदर ले लिए, तो यह क्या हो जाएगा, यह ड्रॉपलेट होता है जो आप उससे डायरेक्ट आपके श्वास में जा रहा है, ठीक है। और ये बिंदु संक्रामक आप दूर से भी हो सकता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति है, वह टीबी वाला है, कोई भी श्वसन अस्थमा वाला है, कुछ भी है श्वसन रोग वाला, तो वह आप छींकेगा, थूकेगा, खांसेगा तो उसका छींटा वायुमंडल में उड़ता है आसपास, तो उसमें कीटाणु होता है। अब वह कीटाणु जो है पर्यावरण के जरिए, श्वास के जरिए दूसरे व्यक्ति ले लेता है, तो उसमें यह रोग हो जाता है। तो ये जो छींकने से, खांसने से, थूकने से जो रोग दूसरे में फैलता है तो वह ड्रॉपलेट प्रकार के संक्रमण होता है, और यह एक प्रकार के डायरेक्ट संक्रमण है जो किसी के छींकने या खांसने से होता है। ओके, दूसरा है, तीसरा नंबर का है कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल, मतलब संक्रमित मृदा, मतलब संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए टिटनेस क्या होता है कि कोई व्यक्ति के शरीर में कहीं काटा फटा है तो लोग क्या कहता है, खाली पैर मत चलो, मिट्टी मत छुओ, गोबर मत छुओ, कहता है ना। ये क्यों कहता है? इसीलिए कहता है क्योंकि जो मिट्टी होता है, जो धूल कण होता है, जो गोबर होता है, उसमें जो टिटनेस होने का जो रोग का जो सूक्ष्म जीव है उसका स्पोर, मतलब उसका जो जड़ है उसी मिट्टी में उपस्थित होता है। अब जैसे ही किसी के घाव है, किसी को कटा फटा है, वह नंगे पैर या हाथ मिट्टी छुएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट वो संपर्क में आ जाएगा मिट्टी का। अब मिट्टी में हो सकता है टिटनेस का जो है सूक्ष्म जीव का स्पोर छिपा हो, तो वह उस घाव के रास्ते, कटे हुए रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को भी यह टिटनेस करवा देता है। तो यह जो है इन्फेक्टेड सॉइल, संक्रमित मृदा के संपर्क में आने से, जैसे टिटनेस का जो बैसिलाई जो होता है वह मृदा में छिपा होता है, इसका स्पोर, और उससे संपर्क में आने से व्यक्ति में टिटनेस फैल सकता है। तो ये हो गया। डी नंबर देखिएगा, बहुत शानदार है, त्वचा या श्लेष्मा कला में इनोक्यूलेशन इनटू स्किन या म्यूकोसा। रोग कारक त्वचा या श्लेष्मा कला में सीधे संचारित हो सकते हैं, जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज, विषाणु संदूषित सुई और सिरिंज का यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी विषाणु सीधे रक्त में संचारित हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि त्वचा के जरिए जैसे मानिए कुत्ता काटा तो त्वचा, पहला तो अटैक त्वचा पर ही होता है ना, तो उस त्वचा के जरिए वह शरीर के ब्लड में क्या होगा, उसका जो भी कुत्ता का
विषाणु होगा या कुत्ता का जो रेबीज होता है, यह क्या होगा, शरीर में प्रवेश करेगा और व्यक्ति को क्या करेगा, संक्रमित करेगा। उसी प्रकार से मानिए कोई इंजेक्शन लगा के, हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगा के अगर इधर उधर फेंक देता है और हमें सावधानी घट गया तो दुर्घटना बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सावधानी घटा, आप उस इंजेक्शन के संपर्क में आएंगे और त्वचा में अगर वह इंजेक्शन आपको लग गया हल्का सा भी, तो हो सकता है आपको वह हेपेटाइटिस धर सकता है, पकड़ सकता है। यानी सीधा समझिए कि त्वचा के जरिए, त्वचा में इनोक्यूलेशन होने से यह रोग होगा, तो यह डायरेक्ट होगा, जो कि डायरेक्ट त्वचा में उत्पन्न करता है यह रोग। ठीक है, तो यह हो गया चौथा। दूसरा है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब होता है कि ये संचारक रोग कारक गर्भाशय में मां के भ्रूण से जो है संचारित होने वाले रोग ट्रांसप्लेंटन संक्रमण कहते हैं। प्लेसेंटा द्वारा संचारित होने वाली बीमारियां एड्स, हर्पिस, रूबेला आदि। देखिए होता है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल जब आप जाएंगे थर्ड ईयर में तो पढ़ना पड़ेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये होता है कि माँ के जो यूट्रस गर्भाशय होता है ना, तो उस गर्भाशय के अंदर के दीवार से प्लेसेंटा लगा होता है और उस प्लेसेंटा से बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि का नाल जो है जुड़ा होता है। जो गर्भ में बच्चा पलता है उसका नाल जो है माँ के यूट्रस से लगे प्लेसेंटा से लगा होता है। अब इसी प्लेसेंटा से बच्चा को सब चीज़ मिलता है, ऑक्सीजन वगैरह, पोषण वगैरह। तो ये प्लेसेंटल ट्रांसमिशन जो होता है, यह बच्चे में डायरेक्ट जो है माँ से, अगर मानिए माँ को कोई संक्रमण होता है, ठीक है, तो माँ को अगर कोई संक्रमण होता है तो डायरेक्टली वह बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा का कनेक्टिविटी जो है माँ से है, माँ के यूट्रस और प्लेसेंटा से है। चूँकि माँ से ही सब चीज़ उसको मिल रहा है, तो डायरेक्टली वह माँ से ही क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। जैसे एड्स होना, जैसे हर्पिज होना, रूबेला होना, यह सब प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को, शिशु को हो सकता है संक्रमण। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका डायरेक्ट वाला हो गया समापत। डायरेक्ट समापत हो गया। डायरेक्ट में क्या क्या हम लोग देखें, आप लोग को पता है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवाइज कीजिएगा। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मतलब होता है, देख लीजिए, कि जब संक्रमण स्रोत का संवेदनशील परपोषी से सीधा संपर्क न होकर किसी मध्यस्थ के द्वारा होता है, तो इसे इस प्रकार के संचरण को अप्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। इसमें रोग उत्पन्न करने वाले कारक उसके स्रोत से पहले किसी मध्यस्थ जैसे जल, भोजन, बर्तन, कीट, हाथ, कपड़े आदि तक संचारित होते हैं। फिर ये जीवाणु किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और फिर रोग उत्पन्न करते हैं। अप्रत्यक्ष संचरण निम्न तरीके से होते हैं। अब अभी तक जो अप्रत्यक्ष के बारे में देखें, इनडायरेक्ट के बारे में मैं इसको डील कर देता हूँ। देखिए इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन, जो संचरण के मतलब फैलना, तो जो इनडायरेक्ट तरीके से होता है ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट वाला में बीच में कोई माध्यम, कोई मध्यस्थता नहीं होता है। डायरेक्ट वह एक से दूसरे में फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट वाला जो संचरण होता है, यह जो भी रोग उत्पन्न करने वाला कारक होता है, वह कहीं ना कहीं तीसरे मध्यस्थ में होता है। तीसरे मध्यस्थ मतलब तीसरे माध्यम से जो है व्यक्ति में प्रवेश करता है। जैसे जो सूक्ष्म जीव है वह डायरेक्ट प्रवेश नहीं करके जल के माध्यम से, ठीक है, जल के माध्यम से हो सकता है, मिट्टी के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, बर्तन के माध्यम से, कपड़ा के माध्यम से, इन सभी में यह सूक्ष्म जीव मौजूद होगा। अब उसका उपयोग या उसके संपर्क में थर्ड चीज़ों के संपर्क में, मतलब जो माध्यम बन रहा है, माध्यम बीच वाला, इसके संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा तो पहले से उसमें सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करने वाला है, तो वह उसमें मौजूद है। और जैसे ही व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा, उस सामान के, वो जो है व्यक्ति के अंदर क्या होगा, वह संक्रमण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या समझे कि बीच में कोई ना कोई मध्यस्थता यानी माध्यम का काम कर रहा है, जो व्यक्ति में रोग संचरण करता है। और यह अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मध्यस्थता काम करता है रोग फैलने में। ठीक है, तो यही हमारा अप्रत्यक्ष होता है। और यह अप्रत्यक्ष माध्यम के अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से यह फैल सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है वेहिकल जनित। वेहिकल जनित का मतलब होता है कि व्हीकल जनित का मतलब होता है वाहन जनित। वाहन जनित का मतलब होता है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक संक्रमण के स्रोत से जल, वायु, खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं तथा समान व्यक्ति द्वारा संचरित हो जाते हैं। संक्रामक बीमारियों का संचरण मुख्य रूप से दूध, सब्जी, फल आदि द्वारा होता है। जैविक उत्पादों द्वारा भी संचरण हो सकता है। दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों से फैलने वाले रोग ये है। देखिए
अब होता यह है वाहन जनित व्हीकल बोर्न। व्हीकल बोर्न का मतलब होता है वाहन। वाहन का मतलब होता है कि जैसे वाहन का मतलब होता है कि जैसे जो वाहन पर खाद्य पदार्थ जो है ढोया जाता है, ठीक है ना, तो उससे जो है यह रोग उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि वाहन में जानते हैं कि बहुत सारे रोग जो है वाहन में, कभी वही वाहन आपको यहाँ मिल जाएगा, कभी वही व्हीकल वहाँ मिल जाएगा। तो वाहन का कब धुलाता है कोई ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में वाहन बहुत बार यूज होने के बाद एक बार साफ़ होता है, तो बार बार यूज होने से वे वाहन क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं इसके बॉडी सब पर। तो उससे जो व्यक्ति को रोग होता है वह क्या होगा कि दस्त के रूप में, हैजा के रूप में, इस सब के रूप में जो है व्यक्ति के अंदर हेपेटाइटिस के रूप में यह जो है रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि दूषित जल या खाद्य पदार्थ से जो होने वाला रोग होता है वह दस्त होता है, हैजा होता है, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब आपके जल और खाद्य पदार्थों से फैलता है जो कि इनडायरेक्ट माध्यम है। ओके, बी नंबर है वेक्टर बोर्न, मतलब रोगाणुवाहक जनित। रोगाणुवाहक जनित का मतलब होता है वेक्टर बोर्नी, जब संक्रमण के स्रोत से रोग उत्पन्न करने वाले कारक किसी वाहक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति तक चले जाते हैं, इस प्रकार के रोग संचरण रोगाणुवाहक रोग संचरण कहलाता है। ये अकशेरुक तथा कशेरुक दो प्रकार के होते हैं। रोगाणुवाहक जनित मतलब जब संक्रमण के स्रोत से रोग उत्पन्न करने वाले कारक किसी वाहक द्वारा, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति तक चले जाते हैं। देखिए, रोगाणुवाहक जनित का मतलब है वेक्टर बोर्न, मतलब कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर कहीं गंदा चीज़ पर नहीं बैठा है तो मक्खी ठीक है, लेकिन जैसे ही मक्खी किसी गंदे चीज़ों पर, नाली पे, किसी गंदे ये सब पर अगर बैठकर और वापस से अगर आपके घर में घुस गया और आपके भोजन पर, खाने पीने वाला सामान पर बैठ गया, मतलब वह रोग को लेकर आपके घर में आया है। ठीक है, मक्खी हो गया या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि यह कहाँ से आया है, किस कंडीशन से आया है, सही में आया है या गलत तरीके से आया है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ते हैं, चूँकि मक्खी को तो पैर में लगा नहीं रहता है गंदा, तो ऐसे में आप पकड़ नहीं पाते हैं और वह कहीं गंदे वाले, तो ऐसे में अगर कोई मक्खी हो गया, कोई कीट हो गया, वह आपके शरीर घर में आता है, घर में भोजन को, खाने पीने वाला सामान पर बैठ जाता है, तो वह रोग आपको वहाँ से कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे रोगाणुवाहक, मतलब रोगाणु जो रोग को उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उसको वहन का काम करता है, मतलब ढोने का काम कर रहा है, जो कहीं और से लाकर हमारे जो है भोजन वगैरह के द्वारा हमें फैला रहा है, तो यह वेक्टर बोर्न डिजीज हो जाता है। ठीक है, यह अकशेरुक और कशेरुक दोनों होते हैं। जैसे अकशेरुक रोगवाहक जो होते हैं वह घर का मक्खी होता है, मच्छर होता है, जुआ होता है, खटमल होता है, यह सब के सब जो है अकशेरुक होते हैं। ठीक है, कशेरुक में जो होगा वह चूहा होगा, कृंतक होगा, चूँकि आप लोग जानते हैं चूहा से भी रोग फैलता है। ठीक है, और कृंतक यानी रोडेंट से भी रोग फैलता है। तो ये चीज़ को समझ गए हम लोग। चलिए, रोगाणुवाहक समझ गए। चलिए, सी नंबर देखिएगा, एयरबोर्न। एयरबोर्न का मतलब होता है मेरे डियर, एयरबोर्न जो होता है यह आपके वायु जनित संक्रमण होता है। वायु जनित संक्रमण के मतलब होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि ड्रॉपलेट संक्रमण जो होता है वह डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो इनडायरेक्ट कैसे होता है, तो ये वायु जनित जो होता है ना एयरबोर्न डिजीज, इसी में ड्रॉपलेट आता है। क्यों? क्योंकि समझिए कोई व्यक्ति है, श्वसन रोग वाला है, टीबी वूबी वाला है, अस्थमा वाला है, वह जो है वातावरण में खीसा छींक दिया, खांस दिया, थूक दिया, तो उसके मुंह से निकले हुए जो थूक है, जो खांसने से जो उसके छींटा निकल रहा है, थूकने से जो उसका बूंद निकल रहा है, तो उसमें लार्वा जो है कीटाणु मौजूद होता है, चूँकि वह पहले से ग्रसित है रोग से, तो उसके इस सब चीज़ में जीवाणु उपस्थित होते हैं रोग उत्पन्न करने वाले। अब वह वातावरण में क्या हो गया, फैलता है। जैसे हम छींके तो छींकने में क्या होता है कि वह वातावरण में मिल जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इसमें सूक्ष्म जीव है। बट जो संक्रमित होता है उसमें सूक्ष्म जीव होता ही है छींकने और खांसने पर। तो जैसे ही छींका वातावरण में मिल गया, अब वातावरण में उसी चीज़ को तो कोई जो है दूसरा व्यक्ति अपने अंदर ग्रहण करेगा ना, तो वह वातावरण से जो दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर लेगा उसको, और उसमें यह संक्रमण चला जाएगा, तो यह ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉपलेट का मतलब ही होता है बिंदु संक्रामक। छींकने, खांसने, थूकने से
जो उसके लार्वा जो निकलता है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है हवा के माध्यम से, तो यह बिंदुक संक्रामक होता है। तो यह डायरेक्ट में भी होता है और इनडायरेक्ट में भी होता है। डायरेक्ट में कैसे होता है कि जो है कोई हमें डायरेक्ट जो है सर पर, शरीर पर या सामने से छींक देगा, खांस देगा, तो डायरेक्ट उसको हम जो है ग्रहण कर लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट में है कि कुछ दूर पर वह व्यक्ति है लेकिन वह वातावरण को दूषित कर रहा है और उसी वातावरण को हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे होगा। तो मतलब ड्रॉपलेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है। चलिए, डस्ट का मतलब होता है कि जैसे धूल कण है, ठीक है। ऐसी धूल कण जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले संक्रमित कारक मौजूद होते हैं, वह व्यक्ति के संपर्क में आता है और संक्रामक जीवाणु व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंचकर संक्रमण पैदा कर देता है। तो डस्ट के द्वारा भी, जैसे डस्ट में बहुत सारे सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं और उस डस्ट को शरीर जो है व्यक्ति अपने अंदर लेता है, तो वह क्या हो जाता है आपका, वह जो है व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। तो यह आपका इन्फेक्टेड बाय डस्ट हो गया। तीसरा डी नंबर का देखिएगा, फोमिट जनित, फोमिट बोर्नी। फोमिट का मतलब होता है कि फोमिट वे निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें रोगाणु चिपक जाते हैं, जैसे खिलौने, रुमाल, बर्तन, किताब, तौलिया, दरवाजे के हैंडल, सिरिंज आदि। ये फिर संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं और विभिन्न रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे क्षय रोग, गोलघोंटू आदि। आप लोग सुने होइएगा कि कोरोना के समय लोग कह रहा था कि कोरोना सतह से भी फैल रहा है। मतलब कोई व्यक्ति को अगर कोरोना है और वह जाके किसी ऐसे चीज़ को छू रहा है, जैसे स्टील वगैरह, लोहा वगैरह के सामान को उससे छू रहा है, तो उसका उपयोग अगर कोई दूसरा व्यक्ति फिर वहीं पे जाके अपना हाथ रख देगा या उसको छू देता है तो उसमें हो जा रहा है। तो वह एक्चुअल क्या था, वह वही फोमिट जो है वही फोमिट बोर्नी हो रहा था, ठीक है ना। फोमिट का मतलब ही होता है कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो किसी सतह से किसी दूसरे व्यक्ति में फैलता है वह जो है फोमिट होता है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति संक्रमित है जो किसी निर्जीव सतह पर छू देने से वह सतह पर, निर्जीव सतह पर चला गया सूक्ष्मजीव। अब वह निर्जीव सतह जैसे खिलौना, कपड़ा, बर्तन, किताब, रुमाल, बर्तन, कुछ भी हो सकता है, उस पर मौजूद है सूक्ष्मजीव। अब उसका प्रयोग करने से किसी दूसरे व्यक्ति को रोग हो रहा है तो यह फोमिट जनित होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कहीं भी हाथ रखते हैं अपना किसी ऐसे जगह पर जो गंदा लगता हो, जो साफ़ सुथरा नहीं हो, या आप पहली बार जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे साफ़ करके वहाँ पे रुमाल झाड़ उड़ कर ही बैठना चाहिए या उस स्थान को छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है सूक्ष्मजीव तो पहले से मौजूद हो और वह आप में संपर्क प्रवेश कर जाएगा, तो यह फोमिट बर्नी डिजीज हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला है इनडायरेक्ट में संक्रमित हाथों द्वारा। संक्रमित हाथों का मतलब होता है कि संक्रमित हाथों द्वारा भी संक्रमण समान व्यक्ति तक पहुंच जाता है। संक्रमित हाथों द्वारा का मतलब होता है कि जैसे मानिए कि भोज चल रहा है, ठीक है, भोज चल रहा है, भोज होता है ना, तो भोज चल रहा है, कोई व्यक्ति कहीं से घूम के आया और वो चलाने लगा, वो हाथ धुआ नहीं और सीधा जो है खाना सबको खिलाने लगा। इससे होगा क्या कि वह व्यक्ति में क्या होगा कि वह संक्रमण पहुंच सकता है। कैसे? तो वह इस तरीके से पहुंच सकता है, क्योंकि वह हाथ धोया नहीं है, हाथ धोया नहीं है तो उसका क्या पता हाथ संक्रमण हो, और वह व्यक्ति दूसरे को खाना खिला रहा है उसी हाथ से, तो उस हाथ का संक्रमण दूसरे को खाना में भी प्रवेश कर जाएगा, तो उससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो यह जो है संक्रमित हाथों द्वारा भी जो है आपके संक्रमण हो सकता है। जैसे हाथ आपका नहीं धोया हुआ है, बहुत देर पहले का धोया है, लेकिन आपसे आकर कोई हाथ जो है हैंड से शेकिंग कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तो क्या पता आपका उसमें चल जाए या उसका संक्रमण आप में आ जाए हाथे के द्वारा, कोई पता तो है नहीं। तो हाथों के द्वारा भी, संक्रमित हाथों के द्वारा भी किसी दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यह सब थर्ड माध्यम है जो किसी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति में फैला सकता है संक्रमण, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट कहा गया है। अब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का बता दिया। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है कि कौन इनडायरेक्ट होगा, कौन डायरेक्ट होगा। समझना बड़ी आसान है। अगर किसी चीज़ से डायरेक्ट किसी में संक्रमण हो रहा है तो वो जो है डायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे कोई जो है माध्यम उपस्थित नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट वाला में 3 चीज़ें उपस्थित होगा। एक तो सूक्ष्मजीव होगा ही होगा जो रोग उत्पन्न करेगा, तो वह सभी कंडीशन में होगा। लेकिन बीच में एक माध्यम होगा जो जिसके थ्रू होकर ये व्यक्ति में संक्रमण जो है आएगा, तो वह जो है मध्यस्थता के काम करेगा, तो यह इनडायरेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए? कोई डाउट नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।